तो हमने अपने पिछले लेक्चर में मोलर चालकता के फॉर्मूले को पढ़ा था। मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कैपिटल लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी एम। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं तो कैपिटल लैम्डा एम है मोलर चालकता, कप्पा है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की विशिष्ट चालकता और सीएम है प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल मात्रा। अब अगर इसी फॉर्मूले में मैं प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता को मैं मोलर सांद्रता के साथ रिप्लेस कर देता हूं या इस सांद्रता के स्थान पर मैं मोलर सांद्रता को लिख देता हूं तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आता है फॉर्मूला कप्पा अपॉन मोलरता। और क्योंकि मैं एक बात और जानता हूं कि मोलरता जो है वो हमेशा लीटर में रिप्रेजेंट होती है। अब क्योंकि लीटर में रिप्रेजेंट होती है और हमें फॉर्मूला या आयतन चाहिए था सेंटीमीटर क्यूब में, तो मुझे मालूम है 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं लीटर को घन सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसे कैसे गुणा कर सकता हूं 1000 से। तो इस प्रकार से हमने कैपिटल लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता के फॉर्मूले को पढ़ा था। अब मोलर चालकता के फॉर्मूले को पढ़ने के बाद अगले आर्टिकल पर अगर हम आए तो हमें एक प्रकार की और चालकता पढ़नी है जिसे हम तुल्यांकी चालकता के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि तुल्यांकी चालकता होती क्या है और इसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तुल्यांकी चालकता के विषय में। तुल्यांकी चालकता, अगर तुल्यांकी चालकता को भी एक फिगर की सहायता से समझ लिया जाए तो तुल्यांकी चालकता को पढ़ना भी बहुत आसान है। तो देखो हम तुल्यांकी चालकता को चेक करते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं किसको, एक फिगर की सहायता से। तो मैं फिर से उसी चीज को लगभग रिपीट कर देता हूं कि मेरे पास अगर एक घन के आकार का कोई पात्र है और घन के आकार का एक ऐसा पात्र है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। मेरे पास कोई घनाकार पात्र है और इस घनाकार पात्र की अगर मैं भुजा देखता हूं तो इसकी भुजा चाहे वो लंबाई हो 1 सेंटीमीटर की हो, अगर मैं उसकी चौड़ाई की बात करता हूं वो भी 1 सेंटीमीटर की हो, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं वो भी 1 सेंटीमीटर ऊंचा ही हो, तब मैं क्या देखता हूं 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे घन का जो आयतन निकलेगा तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो अगर इस घन का आयतन भी निकालते हैं तो इस घन का आयतन निकलता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे लिए है घन का आयतन, घन का आयतन या इस पात्र का आयतन। अगर मैं इसमें जल को भर दूंगा तो जो मेरा विलयन बनेगा या मुझसे विलयन का आयतन पूछा जाएगा तो वो भी उसका आयतन भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर किसी पात्र का आयतन 1 लीटर है तो उसमें उपस्थित विलयन की अधिकतम मात्रा 1 लीटर ही रह सकती है। आपके यहाँ 1 लीटर की बोतल अगर है आप उसमें 1 लीटर पानी को भर सकते हैं। आपके यहाँ 5 लीटर का डिब्बा है, आप 5 लीटर पानी भर सकते हैं। अगर इस पूरे घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मैं इसमें जितना भी विलयन भरूंगा उसका भी आयतन कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि तुल्यांकी चालकता को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के विलयन में अगर विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम उस विलयन में अब विलेय पदार्थ को मिलाने वाले हैं। विलेय पदार्थ को कितना मिलाने वाले हैं 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ। कितना ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ से मिलाएंगे। 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ क्या होता है, मैं 1 मोल तो जानता था कि 1 मोल पदार्थ कितना होता है, लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ कितना होता है। तो जब कोई पदार्थ अपने तुल्यांकी भार के बराबर लिया जाए, जब किसी पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर होती है तो हम उस पदार्थ की मात्रा को कितना मानते हैं 1 ग्राम तुल्यांक। जैसे मुझे मालूम है H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो होता है 49। अब अगर मैं H2SO4 को 49 ग्राम लेके आता हूं तो मैं ये कहा जाएगा कि विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है 1 ग्राम तुल्यांक है। तो ध्यान रखने वाली बात है जो हमने विलयन टोटल लिया उसका आयतन कितना होना चाहिए 1 घन सेंटीमीटर क्यूब, और जो हम अब उसमें विलेय को मिलाएंगे, विलेय एक विद्युत अपघट्य होना चाहिए
विद्युत अपघट्य का अर्थ समझते हैं आप? एक ऐसा विलेय पदार्थ जो विलायक के कांटेक्ट में आते ही सीधे आयनों में टूट जाए। तो अब इस बात की भी चर्चा हो सकती है, अगर बच्चों को नहीं आता है, कि H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 कैसे निकाला गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। H2SO4 का अणुभार ऊपर लिखते हैं। अणुभार ऊपर कैसे लिखेंगे? एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 2, सल्फर का अकेले का परमाणु भार 32, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परमाणु भार होता है 64। अपॉन का साइन। अब चेक करते हैं कि H2SO4 अगर आयनों में ब्रेक होता है तो ये कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर कितना नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर लूं, आप जानते हो 1H पर एक पॉजिटिव आयन आता है, 2H पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा? 2। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। अगर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना चाहते हो, आप नेगेटिव चार्ज लें। आपने SO4 के भी फॉर्मूले को पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। SO4 पर डबल माइनस चार्ज होता है, SO4 पर डबल माइनस चार्ज होता है, इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो अणुभार बटे चार्ज। अब वो चार्ज चाहे पॉजिटिव वाला ले लें आप, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो मैं चाहे आप ये समझ लें कि मैंने 2 इसलिए लिया है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, या आप समझ सकते हैं SO4 पे डबल माइनस चार्ज, या 2 नेगेटिव चार्ज लिया इसलिए 2 से डिवाइड किया। अब इसको अगर आप टोटल ऊपर ऐड करोगे तो 98, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा? 49। तो यदि कोई पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, अपने तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा में लिया जाए, तो जब विद्युत अपघट्य पदार्थ तुल्यांकी भार में मात्रा के बराबर लिया जाता है, हम उसकी मात्रा को 1 ग्राम तुल्यांक कहते हैं। अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब घन वाले विलयन में आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को घोला है, तो आप इस बात को जानते हैं कि जैसे ही 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला होगा वो आयंस में ब्रेक हुआ होगा, और जब आयन में ब्रेक हुआ होगा तो ये कुछ ना कुछ चालकता को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि आयन है, मूवमेंट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, गति कर सकते हैं, वो चालकता को रिप्रेजेंट करेंगे। और उन आयनों की जितनी चालकता होगी उस चालकता को कहा जाएगा तुल्यांकी चालकता। मैं एक बार दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं कि अगर आपने 1 घन सेंटीमीटर आयतन का कोई पात्र लेकर उसमें विलयन को भरा है और उसमें केवल 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य डाला है, तो उस 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य के द्वारा जो आयन प्रोड्यूस होंगे, जो आयन बनकर तैयार होंगे, वो आयन चालकता प्रदर्शित करेंगे। वे आयन जितनी चालकता को प्रदर्शित करेंगे उसे क्या कहा जाएगा? तुल्यांकी चालकता। तो ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि चालकता कौन प्रदर्शित करता है? आयन। अगर आयन चालकता को प्रदर्शित करता है तो एक सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आयनों की मात्रा को घटा या बढ़ा दें, तो आयन की मात्रा कैसे घटेगी या बढ़ेगी? आप तुल्यांक पदार्थ या पदार्थ विलेय पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक की जगह में 1 से ज्यादा ग्राम तुल्यांक डाल दोगे, ज्यादा आयन प्रोड्यूस होंगे। 1 ग्राम तुल्यांक से कम पदार्थ को डालोगे, कम आयन प्रोड्यूस होंगे। आयन को प्रोड्यूस करने, कम या ज्यादा करने के लिए आप पदार्थ की मात्रा को भी कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे ही पदार्थ की मात्रा ज्यादा कर दोगे आयन ज्यादा बनेंगे, और पदार्थ की मात्रा कम कर दोगे आयन कम बनेंगे। इसलिए हम विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता को घटा या बढ़ाकर तुल्यांकी चालकता के मान को भी परिवर्तित कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि तुल्यांकी चालकता का जो मान होता है वो सांद्रता पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सांद्रता पर डिपेंड करता है आयनों की संख्या, और आयनों की संख्या पर डिपेंड करती है तुल्यांकी चालकता। तो अगर मैं इसी चीज से तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला बनाना चाहूं, या इसी चीज से परिभाषा को भी बनाना चाहूं, मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं परिभाषा का कि तुल्यांकी चालकता क्या है। देखिए जरा इसको, क्या बताएंगे? यदि, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य
विद्युत अपघट्य पदार्थ को एक और नाम से जानते हैं, विलेय पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ के, अब बात आते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ के कितना मात्रा को यूज किया, 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा को यूज किया। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। अब जैसे मोलर चालकता थी उसे हम लोगों ने लिखा था कैपिटल लैम्डा एम से। अब आता है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसलिए चालकता को मैंने कैपिटल लैम्डा से लिखा है। और क्योंकि तुल्यांकी चालकता अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मैं इसके साथ में ई और क्यू को लगा देता हूं ताकि तुल्यांकी चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अगर फॉर्मूले को शो करना हो बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। क्या बोलता है, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट द्वारा, अर्थात अगर विलयन की मैं सांद्रता की बात करता हूं तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय बटे विलयन। अगर विलेय अपॉन विलयन की बात आती है तो बड़ी आसानी से ध्यान देने वाली बात है, इस जगह विलेय पदार्थ भी 1 ग्राम है और विलायक पदार्थ भी कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात सांद्रता कितनी है, इकाई सांद्रता है। अगर मैं इस इकाई सांद्रता को CEQ मान लेता हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा कि CEQ क्या है, विलयन की इकाई सांद्रता। मैं उपस्थित आयनों की चालकता की बात करता है तो मैं आयनों की चालकता की जगह पर मैं लिखे देता हूं कप्पा को। तो एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है कैपिटल लैम्डा इक्यू अर्थात तुल्यांकी चालकता का, तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता बटे प्रति इकाई सांद्रता। अभी आगे एक और काम करते हैं, अगर मैं प्रति इकाई सांद्रता को रिप्लेस कर देता हूं, क्योंकि हमेशा आप इस बात को मानिएगा कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा जरूरी नहीं कि 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन विलयन का लिया जाए, यह बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, विलेय और विलायक की मात्राएं लगातार चेंज होती रहती हैं। और क्योंकि विलेय और विलायक की मात्राएं लगातार चेंज होती रहती हैं तो हम प्रति इकाई आयतन को में उपस्थित विलेय पदार्थ की सांद्रता को नहीं ले सकते। इसलिए हो सकता है हमारे लिए सांद्रता का मान चेंज हो जाए। क्योंकि सांद्रता का मान चेंज हो सकता है, मैं अब CEQ की जगह पर मैं एक नई सांद्रता को रखे देता हूं जिसे कहते हैं नॉर्मलता। अब नॉर्मलता के फॉर्मूले को रखा गया तो आप इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि नॉर्मलता के फॉर्मूले में जो आयतन होता है, यह आयतन काहे में होता है, लीटर में। थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूं, अभी मैंने आयतन CEQ के लिए आयतन काहे में लिया था, सेंटीमीटर क्यूब में। तो नॉर्मलता का जब मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये तो आयतन लीटर में आ गया, लेकिन मेरे लिए जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसका आयतन काहे में था, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब आयतन को लीटर में चेंज कर लें और या तो लीटर वाले आयतन को चेंज कर लें सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लीटर वाले आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। मुझे मालूम है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं अगर लीटर वाले आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करता हूं तो मैं एक काम करूंगा, नॉर्मलता का आयतन लीटर में होता है, इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं कितने से गुणा कर देता हूं, 1000 से। अब अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब मेरे लिए जो फॉर्मूला आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आयतन पर अप्लाई हो सकेगा आसानी से। तो ये हो गया तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला। तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हो या परिभाषा लगभग दोनों सेम वर्क करते हैं, डेफिनेशन में केवल एक जगह चेंज आता है। ये मोलर चालकता में क्या था, इस जगह पर 1 मोल पदार्थ लिया गया था, और तुल्यांकी चालकता में क्या होता है, इस जगह 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ लिया जाता है। बाकी दोनों सेम चीजें हैं, चाहे वो मोलर चालकता हो चाहे वो तुल्यांकी चालकता हो। अगर मैंने फॉर्मूले को पढ़ रखा है
तो फॉर्मूले को पढ़ने में मैं एक काम और कर सकता हूं, मुझे यह चेक कर लेना चाहिए कि तुल्यांकी चालकता का ये मात्रक क्या होता है। अगर मैं तुल्यांकी चालकता का मात्रक चेक करता हूं तो देखिए क्या आता है, कैपिटल लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा लिखा हुआ है अर्थात विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। आगे अगर चलते हैं, नीचे लिखा है नॉर्मलता। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अगर मैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिखूं तो ग्राम तुल्यांक को लिखा जा सकता है जीएम इक्यू, प्रति लीटर को आप लिख सकते हैं एल। अभी एक काम और कर लेते हैं कि लीटर जो है वो नीचे डिवाइड पर है, इसको पलट के मल्टीप्लाई पे आएगा, क्या होगा ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को सीमेंस भी लिखा जा सकता है इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, पलट के जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा लीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आगे और इसको लिखेंगे तो, क्योंकि अभी मैं क्या सोचता हूं, आयतन इसमें लीटर में दिया गया, लेकिन हमने तो लीटर में आयतन लिया नहीं था, अभी हमने लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया था, तो मुझे ये आयतन हटा देना चाहिए। इस आयतन की जगह पे मुझे आयतन का ही मात्रक लिखना चाहिए, लेकिन आयतन का मात्रक सेंटीमीटर के टर्म में होता है, सेंटीमीटर की घात 3। तो मुझे यहां भी लीटर के हटा के लिख देना चाहिए सेंटीमीटर की घात 3। अगर मैं इसको और ज्यादा हल करता हूं तो सीमेंस सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर की पावर -1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, आगे हम देखेंगे तो लिखा है ग्राम तुल्यांक, ग्राम इक्विवेलेंट। इसको और सॉल्व करते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये फॉर्मूला, ये यूनिट होता है तुल्यांकी चालकता का। तो तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता लगभग एक ही टाइप की फॉर्मूले थे। मोलर चालकता का फॉर्मूला यहां लिखा गया है, तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला यहां, बशर्ते मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं मोलरता नाम की सांद्रता से, और तुल्यांक चालकता को ज्ञात कर सकते हैं नॉर्मलता नामक सांद्रता से। अब इन दोनों में से एक काम और कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित का मतलब है, अगर एक विलयन लिया जाए और उसी विलयन के लिए मोलर चालकता भी निकाली जाए और उसी विलयन के लिए तुल्यांकी चालकता भी निकाली जाए, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं अगर उसी विलयन के लिए दोनों चालकताएं निकाली जा रही हैं तो क्या एक सॉल्यूशन के लिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के बीच में संबंध क्या आता है। क्या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता सेम आती है, एक ही आती है, या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में कुछ डिफरेंस भी आता है। तो मैं किसी एक सॉल्यूशंस के लिए मोलर चालकता को भी देखूंगा और मैं उसी सॉल्यूशंस के लिए सेम अमाउंट के लिए तुल्यांकी चालकता का भी मान निकाला जाएगा, और फिर इस बात को चेक किया जाएगा कि क्या मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता एक दूसरे के बराबर हैं या इनके बीच में कोई रिलेशन है। तो मुझे चेक कर लेना चाहिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। तो मैं यहां देखता हूं, मुझे सबसे पहले मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध। अगर दोनों में मुझे रिलेशन निकालना है तो मुझे मोलर चालकता का भी फॉर्मूला आना चाहिए। फर्स्ट नंबर मुझे आना चाहिए मोलर चालकता का फॉर्मूला। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, जहां कप्पा विद्युत अपघट्य पदार्थ की विशिष्ट चालकता थी और एम उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर सांद्रता थी। अगर मैं सेकंड नंबर पे तुल्यांक चालकता को पढ़ता हूं तो अभी मैंने तुल्यांकी चालकता को देखा है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता को कैपिटल लैम्डा एम से, तुल्यांकी चालकता को कैपिटल लैम्डा ई क्यू से। फॉर्मूला इसका था कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, जहां कप्पा अगर बात की जाए विद्युत अपघट्य पदार्थ की विशिष्ट चालकता है और कैपिटल एन को इस्तेमाल किया जाए यह है विद्युत अपघट्य पदार्थ की
सांद्रता जो कि नॉर्मलता के टर्म में ली गई है। ये मेरे लिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब मुझे इसमें से एक काम कर लीजिएगा, अगर मैं दोनों में रिलेशन चाहता हूं, मुझे अवयव कम से कम रखने हैं। अब अवयव कम से कम रखने हैं तो ये राशियां तो खत्म नहीं हो सकती, इन्हीं में तो रिलेशन चाहिए। तो मैं चेक करता हूं इनमें से और इसके फॉर्मूले से हम किन किन राशि को कम कर सकते हैं। मुझे आसानी से पता चल जाता है कि कप्पा इंटू 1000 ऊपर वाले इक्वेशन में है, इस नीचे वाले इक्वेशंस में भी है। अगर मैं इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं तो ये राशि कम हो जाएगी और एक फॉर्मूला रेड्यूसिबल फॉर्म में छोटे से रूप में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। अगर मैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देता हूं, आसान है डिवाइड करना, करते हैं। डिवाइड करने का रूल, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले से डिवाइड करोगे और राइट हैंड साइड वाले में राइट हैंड साइड वाले से डिवाइड करोगे। इसको डिवाइड करते हैं, कैपिटल लैम्डा एम अपॉन कैपिटल लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे चलते हैं, कप्पा इंटू 1000 विशिष्ट चालकता गुणे 1000 बटे मोलर सांद्रता या कैपिटल एम। इसको आते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। मैं इसको सॉल्व करता हूं थोड़ा सा, तो देखिए इसको, कैपिटल लैम्डा एम अपॉन कैपिटल लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड पे है, जब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न हो तो दूसरी वाली भिन्न को पलट के गुणा करते हैं। पहले ऊपर वाला फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, इसको पलट के गुणा करोगे, नॉर्मलता जो है ये ऊपर चली जाएगी, नीचे आएगा कप्पा इंटू 1000। इससे ये कैंसिल किया जा सकता है और फॉर्मूला आसानी से निकाला जा सकता है, मोलर चालकता बटे तुल्यांकी चालकता बराबर नॉर्मलता, और ऊपर कुछ नहीं बचा और नीचे बचा मोलरता। तो अगर मुझसे कोई पूछता भी है कि किसी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, जितनी सांद्रता का आपको सॉल्यूशन दिया गया है, उस सांद्रता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का रिलेशन क्या होता है। बड़ा आसान है, दिए गए किसी विद्युत अपघट्य के लिए समान सांद्रता पर या उसी सांद्रता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात होता है वो नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होता है। तो मुझे इससे क्या पता चलता है, मुझे जो भी रिलेशन पता चलता है मैं यहां लिखे रहता हूं एक नोट करके। तो मैं क्या लिखता हूं, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के लिए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के लिए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के लिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का अनुपात, तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात होता है, तुल्यांकी चालकता का अनुपात उस विद्युत अपघट्य पदार्थ, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होता है। उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। मैं एक बार इसको दोबारा से फॉर्मूले से भी पढ़ देता हूं, देखिए यहां से पढ़ सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के लिए, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का चलन करने वाला नहीं, ये कब विद्युत धारा चलन करेगा, जब ये ठोस, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लिया जाएगा। तो मैंने वही लिखा, यदि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन के लिए मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का जो अनुपात होता है वो उसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की नॉर्मलता और मोलरता के अनुपात के बराबर होता है। तो ये रिलेशन होता है मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता।
जिससे अगर हमें मोलर चालकता पता है तो हम तुल्यांकी चालकता के मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर तुल्यांकी चालकता पता है तो हम उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मोलर चालकता का मान आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों को, चाहे वो मोलर चालकता का फॉर्मूला हो, यह दिया गया है, और चाहे तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला हो, इन दोनों फॉर्मूलों को देखने से मुझे इस बात को पता चलता है कि जैसे जैसे मोलरता या सांद्रता, यहां पर मोलरता सांद्रता है, यहां पर नॉर्मलता सांद्रता है, मुझे पता चलता है अगर मैं सांद्रता के मान को जैसे जैसे कम करूंगा, क्योंकि सांद्रता मोलर चालकता के व्युत्क्रमानुपाती है, सांद्रता का मान जैसे जैसे कम होगा मोलर चालकता का मान वैसे वैसे अधिक होगा। और इस फॉर्मूले को अगर देखा जाए तो सेम चीज है, इसमें सांद्रता के रूप में नॉर्मलता को लिया गया है। जैसे जैसे नॉर्मलता नाम की सांद्रता कमी आएगी, तुल्यांकी चालकता का मान लगातार बढ़ता जाएगा। तो मुझे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों के फॉर्मूले से एक चीज के लिए इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाती है कि अगर किसी विलयन के लिए सांद्रता का मान कम होता जाता है तो उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मोलर चालकता का भी मान बढ़ेगा और तुल्यांकी चालकता का भी मान बढ़ेगा। और सांद्रता कम होते होते एक समय ऐसा आ जाएगा जब सांद्रता का मान लगभग शून्य के बराबर हो जाएगा, अर्थात सांद्रता बहुत कम हो जाएगी। उस समय विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मोलर चालकता का मान सबसे अधिक होगा। तो अब हम लोग इस बात को चेक करेंगे कि मोलर सांद्रता, मोलर कंडक्टिविटी अर्थात कैपिटल लैम्डा एम, अगर मैं कैपिटल लैम्डा एम को सांद्रता के साथ परिवर्तन का अध्ययन करूं तो यह सांद्रता के साथ किस प्रकार चेंज होती है। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोलर चालकता का सांद्रता के साथ अगर ग्राफ खींचा जाए, यह किस प्रकार खींचा जा सकता है। लेकिन सांद्रता के साथ मोलर चालकता का ग्राफ दो प्रकार के विलयनों के लिए खींचना है या दो प्रकार के पदार्थों के लिए खींचना है। पहला प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए और दूसरा मुझे चेक करना है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए। तो सबसे पहली चीज कि मैं इस बात को पता करना चाहता हूं कि सांद्रता के साथ मोलर चालकता का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो अब हम इस बात को लिखेंगे, मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है यह कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होती है। अब इस बात को देखो, मैं थोड़ा सा इसमें आने वाले कुछ शब्दों को भी बता दूं और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि सांद्रता के साथ कैसे चेंज होती है। तो मोलर चालकता अभी आपने इसके पहले पढ़ा, मोलर चालकता किस पर डिपेंड करती है, आयनों की गति पर। अर्थात आयन तेजी से गति करता है तो मोलर चालकता भी ज्यादा, और आयन धीमे से गति करता है तो मोलर चालकता कम। अब भाई मैंने दो विलयनों को ले रखा है, दोनों सेम केमिकल के हैं। अगर ये NaCl का सॉल्यूशन है, ये भी NaCl का ही सॉल्यूशन है, बशर्ते मैंने क्या कर रखा है, NaCl के एक विलयन को मैंने कम सांद्रता का बनाया है और कम सांद्रता वाले विलयन को एक लिख सकते हैं कि कम सांद्र है, और मैंने NaCl का जो दूसरा घोल लिया है मैंने अधिक सांद्र लिया है, अधिक सांद्र। ध्यान रखने वाली बात है, विलयन जब भी आप बनाते हो या तो वो अल्प सांद्र होता है या तो वो अधिक सांद्र होता है, अति सांद्र होता है। ध्यान रखने वाली बात है, अल्प सांद्र क्या होता है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो, और अधिक सांद्र वो विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो। तो जैसे जैसे आप विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते जाते हो सांद्रता बढ़ती है। सांद्रता बढ़ने का मतलब है विलयन का गाढ़ापन भी बढ़ने लगता है, और जब सांद्रता के बढ़ने पर विलयन का गाढ़ापन बढ़ता है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि उस विलयन में जितने भी आयन हैं, विलयन के गाढ़े हो जाने के कारण आयनों की गति कैसी पड़ गई है, धीमी। और क्योंकि विलयन के गाढ़े होने पर आयन की गति धीमी पड़ गई है, आयन की गति धीमी पड़ जाने के कारण हम कह सकते हैं मोलर चालकता का मान कैसा हो गया है, कम। इसलिए मुझे ऐसा भी समझ लेना चाहिए कि अगर कोई विलयन गाढ़ा नहीं होता है, अर्थात लगातार उसकी सांद्रता कम होती है, या विलयन पतला है, तो पतले विलयन या कम सांद्र विलयन
के आयनों की गति या पार्टिकल जो है वो तेजी से गति करते हैं, और जब कम सांद्रता वाले विलयन के कण तेजी से गति करते हैं तो उनकी चालकता कैसी रहती है? ज्यादा। अर्थात ऐसे विद्युत अपघट्टों के लिए मोलर चालकता का मान ज्यादा है। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, सांद्रता का जस्ट विपरीत होता है तनुता। सांद्रता का अर्थ है विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी ज्यादा है सांद्रता बढ़ती गई, लेकिन जब तनुता की बात आएगी तो विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी कम है तनुता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। विलयन के गाढ़ेपन की मात्रा को अगर आप सांद्रता से रिप्रेजेंट करते हो तो किसी विलयन के पतलेपन की मात्रा को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तनुता से। तो हम यह कह सकते हैं कि जो विलयन ज्यादा सांद्र है अर्थात गाढ़ा है उसकी तनुता कैसी है? कम। और जो विलयन कम सांद्र है उसकी तनुता कैसी है? ज्यादा। क्योंकि यह विलयन सांद्र कम है, हम क्या कह सकते हैं? इसकी जो तनुता है वो कैसी है? अधिक। और मेरे पास जो जस्ट बगल में सॉल्यूशन दिया है ये अधिक सांद्र है अर्थात ज्यादा गाढ़ा है, और अगर ज्यादा गाढ़ा है तो ये पतला कैसा कहा जाएगा? कि कम पतला है। भाई कोई भी विलयन अगर अधिक सांद्र है तो ये भी तो कहा जा सकता है कि वो विलयन की जो गाढ़ापन है वो ज्यादा है, अर्थात उसमें पतलेपन का कोई ज्यादा गुण नहीं है। और पतलेपन के गुण को हम क्या कहते हैं? तनुता। इसलिए अधिक सांद्रता वाले विलयन की तनुता कैसी होती है? अल्प या कम। मैंने लिखा भी था पिछले एक लेक्चर में कि सांद्रता और तनुता के बीच में एक रिलेशन भी होता है, तनुता बराबर 1/, सांद्रता। अर्थात सांद्रता का मान जब बढ़ेगा तनुता घटने लगेगी, और जब तनुता का मान बढ़ेगा सांद्रता अपने आप कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, विपरीत अवयवों में चलती हैं। अब अगर मैं बात करता हूं, कभी ध्यान देने वाली बात, अगर मैं सांद्रता का मान 0 कर देता हूं, सांद्रता का मान अगर 0 है, ऐसी सिचुएशन पर तनुता कितनी हो जाने वाली है? अनंत। अभी आपने जस्ट 2 मिनट पहले ही पढ़ा कि अगर सांद्रता बढ़ती है तो मोलर चालकता का मान लगातार कैसा होता है? कम। अब आप इस बात को ध्यान दोगे, सांद्रता के बढ़ने पर मोलर चालकता घटती है, लेकिन आज सांद्रता कितनी है? 0। इसका मतलब 0 जब सांद्रता होगी इसका अर्थ है सांद्रता सबसे कैसी है? कम। और भाई कभी भी कोई भी वैल्यू जो सबसे कम होती है कब होती है? जब उस चीज का मान कितना हो जाए? 0। आप कोई भी ऑब्जेक्ट खरीदने जाते हो, आप सबसे कम ऑब्जेक्ट कब मानते हो? जब वो ऑब्जेक्ट आपके पास होता ही नहीं, या आपके पास वो ऑब्जेक्ट कितना होता है? 0। उस समय ये ऑब्जेक्ट आपके पास सबसे कम है। जैसे मैं अगर मार्कर लेने जाऊं और मुझे एक मार्कर मिल जाता है और दूसरे व्यक्ति को एको मार्कर नहीं मिलता है, बिल्कुल कोई मार्कर ही नहीं मिलता है, तो मेरे पास इसकी मात्रा कम है कि उसके पास उसकी मार्कर की मात्रा कम है? तो जिसको मार्कर नहीं मिला उसके पास मार्कर की मात्रा या संख्या सबसे कम है। इसी प्रकार अगर सांद्रता का मान 0 है तो मैं ये सोच सकता हूं कि सांद्रता बहुत कम है, और जब सांद्रता कम होती है विद्युत अपघट्य पदार्थ की तनुता कैसी हो जाती है? अनंत। आप सभी जानते हो कि सांद्रता के जब भी बढ़ी है मोलर चालकता घटती है। आज सांद्रता अगर 0 हो गई अर्थात सांद्रता कम हो गई तो मोलर चालकता कैसी हो जाएगी? ज्यादा। क्योंकि सांद्रता के 0 होने पर मोलर चालकता बढ़ती है, सबसे ज्यादा होती है। मैं 2 शब्द लिख सकता हूं। क्या क्या लिख सकता हूं? सांद्रता के 0 होने पर विलयन पतला हो जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य के आयनों, विद्युत अपघट्य के आयनों की गति तीव्र हो जाती है। जब विलयन बिल्कुल सांद्रता 0 हो गई अर्थात गाढ़ापन बिल्कुल खत्म हो गया तो फिर आयन कैसे गति करेंगे? तेजी से गति करेंगे। और आयनों की गति तीव्र हो गई, अगर आयनों की गति तीव्र हो जाती है और इस परिस्थिति में
और इस परिस्थिति में मोलर चालकता का मान सबसे अधिक होता है। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर सेंटेंस, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा कि अगर किसी विलयन की सांद्रता 0 हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन पर उसके आयन सबसे तेजी से गति कर सकते हैं, और जो सबसे अधिक तेजी से गति कर सकते हैं तो उसकी मोलर चालकता कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। अभी आप एक चीज और कर रहे थे कि जब सांद्रता का वैल्यू 0 हो जाती है, सांद्रता की वैल्यू 0 हो जाती है, तनुता की वैल्यू कितनी हो जाती है? अनंत। तो चाहे हम ये कह दें कि सांद्रता की वैल्यू 0 हो गई है, और चाहे हम ये कह सकते हैं तनुता कितनी हो गई है? अनंत। दोनों सेम चीज है। अगर आप सांद्रता के शब्दों में बोल सकते हो तो ये कह सकते हो सांद्रता 0 हो गई। अगर आप तनुता के संबंध में यही वाक्य बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? अनंत तनुता पर। तो मेरे लिए इस लाइन से या इस फिगर में जितनी भी चीजें लिखी है, मुझे एक चीज स्पष्ट है कि जब विलयन की सांद्रता 0 होती है या विलयन की तनुता अनंत होती है, क्योंकि सांद्रता की वैल्यू 0 को हम अनंत तनुता भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तनुता का मान अनंत होता है। तो 0 सांद्रता पर या अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता का मान सबसे ज्यादा होता है। और अनंत तनुता या सांद्रता के 0 होने पर जो मोलर चालकता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मोलर चालकता को तो कैपिटल लैम्डा एन से लिखते ही थे, लेकिन अगर तनुता के बेसिस पे लिखते हैं तो इसमें हम अनंत इन्फिनिटी का साइन बना सकते हैं। इसका मतलब होता है अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। अगर कोई व्यक्ति यहां पर 0 लिखना चाहता है तो 0 लिख सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अब हम सांद्रता को रिप्रेजेंट करते हैं। सांद्रता का मतलब है 0 सांद्रता पर किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। तो या हम सांद्रता के बेसिस पर 0 लिख लें, या हम तनुता के बेसिस पर कितना लिख लें? अनंत। तो हम सांद्रता को छोड़ते हैं, हम तनुता के बेसिस पर लिखते हैं कि तनुता के बेसिस पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता सबसे अधिक तब होती है जब विद्युत अपघट्य पदार्थ की तनुता अनंत होती है। तो मुझे ये एक फॉर्मूला पता चल गया, या मुझे ये पता चल गया इंपॉर्टेंट लाइन ये कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता का मान सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ने पर विलयन गाढ़ा होगा, और जब विलयन गाढ़ा होगा तो उसके अणुओं के बीच या आयनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण आयन की गति कैसी पड़ जाएगी? धीमी। और जब आयन की गति धीमी पड़ जाएगी तो चालकता या मोलर चालकता का मान घट जाएगा। इसीलिए हम विलयन में कम से कम सांद्रता रखना चाहते हैं, ताकि विलयन में अगर कम से कम सांद्रता होगी तो जो आयन होंगे वो ज्यादा ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने पर भी उनके मध्य जल्दी से आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, और जब आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा ये आयन तेजी से गति कर सकेंगे और मोलर चालकता के मान को बढ़ा देंगे। अब आता है कि अगर मैं किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए मोलर चालकता और सांद्रता के बीच ग्राफ खींचें, तो ये मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होता है ये किस प्रकार से शो किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इस बात को चेक करते हैं किस प्रकार से। तो मेरे लिए मोलर चालकता और सांद्रता के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के बाद मुझे 2 ग्राफ ड्रॉ करने होंगे, एक प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। तो मैं एक और सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ खींचूंगा, फिर मेरे पास एक ग्राफ होगा दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, और उन दोनों के बीच में मुझे वो फॉर्मूला लिखना होगा जिस फॉर्मूले के बेसिस पर मैं इन दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों का ग्राफ खींचूंगा। तो मेरे लिए फॉर्मूला है मोलर चालकता का सांद्रता के साथ परिवर्तन का फॉर्मूला एक है कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा एम इंफिनिटी डाइल्यूशन पर -a√c। ये फॉर्मूला होता है, इस बेसिस पर मुझे ग्राफ खींचना है। अब मैं इस चीज को ऐसा भी देख सकता हूं, ये क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता किसी भी सांद्रता पर, क्योंकि मुझे अगर ग्राफ खींचना है तो मैं मोलर सांद्रता का मान फिक्स नहीं कर सकता।
अगर मैंने मोलर सांद्रता के मान को फिक्स कर दिया तो मुझे जो है वो ग्राफ प्राप्त नहीं होने वाला, वो एक पॉइंट केवल प्राप्त होगा। मुझे मोलर चालकता के मान को घटाना बढ़ाना है तो मैं वो घटाऊंगा बढ़ाऊंगा कैसे? सांद्रता कैसे? तो ये दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता है विद्युत अपघट्य पदार्थ की। पूछेगा ये मोलर चालकता है? हाँ मोलर चालकता है, लेकिन ये मोलर चालकता तब है जब सांद्रता का मान शून्य था या तनुता कितनी थी? अनंत थी। तो इसको कहते हैं अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। माइनस ए है एक स्थिरांक और जबकि सी है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता, जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए हमें ग्राफ खींचना है। तो अगर मैं ग्राफ खींचना स्टार्ट करूं तो मुझे दो राशियों के बीच में खींचना है, मोलर चालकता और सांद्रता। अर्थात मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर मुझे ग्राफ खींचने के लिए वैल्यू दे दे तो मैं एक राशि को y अक्ष पे और एक राशि को x अक्ष पे प्रदर्शित करूंगा। अभी एक चीज मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि सांद्रता के चेंज कर देने पर मोलर चालकता बदल जाती है, अर्थात मोलर चालकता का मान डिपेंड करता है सांद्रता पर। तो क्योंकि मोलर चालकता का मान सांद्रता पर डिपेंड करता है, मैं मोलर चालकता को लिखता हूं y अक्ष पर, क्योंकि y अक्ष पर लिखी गई राशि जो है वो x अक्ष पर निर्भर करती है। मोलर चालकता सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए मोलर चालकता y अक्ष पर किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर। इसलिए सांद्रता की रीडिंग को मैं लिखने वाला हूं x अक्ष पर। अगर हम y अक्ष में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, x अक्ष में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सांद्रता की वैल्यू बढ़ेगी। आप इसे दो मामले में समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? आप इस फॉर्मूले को कंपेयर भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इस फॉर्मूले से मैच करके देखोगे, y अक्ष पर कैपिटल लैम्डा m ठीक है, x अक्ष पर रूट सी सही है, m प्रवणता के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है और c के लिए अनंतता पर मोलर चालकता। अभी मुझे चेक करना है दो चीजें कि अगर m की वैल्यू मैं देखता हूं मेरे फॉर्मूले पर m की वैल्यू में कैसी आती है? ऋणात्मक। वैल्यू ऋणात्मक आने का एक आसान सा तरीका यह भी समझा जा सकता है कि जब भी ग्राफ में हम सांद्रता की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, सांद्रता का मान बढ़ाएंगे। अब आप इस बात को भी समझ सकते हैं, अगर सांद्रता का मान बढ़ेगा तो जो ऋणात्मक राशि है इस पूरी राशि का मान बढ़ेगा। अगर इस पूरी राशि का मान बढ़ेगा तो सोचिए, अगर इतनी बड़ी राशि इस राशि का मान बढ़ा तो राशि का मान बढ़ने पर जो इसका अंतर आएगा वो लगातार कम होता जाएगा। अंतर कैसे कम होता जाएगा मैं इसको समझा सकता हूं। देखो कैसे अंतर कम होता जाएगा। अगर मैं कैपिटल लैम्डा m की बात अर्थात अनंतता पर मोलर चालकता को 10 मान लेता हूं, a को मैं हमेशा 1 मानता हूं। अब मैं c की वैल्यू को चेंज करता हूं। सबसे पहले c की वैल्यू 1 रखी जाए तो रूट c की वैल्यू कितनी हो गई? रूट 1, अर्थात आंसर कितना आ गया? 9। अब मैं सेम फॉर्मूला है, कैपिटल लैम्डा m की वैल्यू मैं 10 ही रख रहा हूं, माइनस की जाए माइनस a की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूं, ऐसा मान लेते हैं। अब मैं c की वैल्यू 4 रखने वाला हूं। अगर c की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2, 2 का नम 2, 10 में 2 गया, कितना आया? 8। अब इस फॉर्मूले से आप ये मान सकते हो अनंतता पर मोलर चालकता को 10 दोनों जगह पर माना गया, a की वैल्यू 1 दोनों जगह पर मानी गई। मैंने चेंज केवल किसको किया? सांद्रता को। सांद्रता जब 1 थी मोलर चालकता का मान 9, सांद्रता 4 थी मोलर चालकता का मान 8। अर्थात जैसे मैंने सांद्रता के मान में वृद्धि की, 1 से 4 की सांद्रता बढ़ गई, लेकिन उसी समय मैंने देखा मोलर चालकता की वैल्यू 9 से कितनी हो गई? 8। तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि दिए गए जो इक्वेशन है इससे जैसे मैं सांद्रता के मान में वृद्धि करूंगा मोलर चालकता का मान अपने आप लगातार घटता रहेगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को कंपेयर भी करता हूं तो मुझे रेखा का ये ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिसे कहते हैं रेखा का प्रवणता रूप। और रेखा का प्रवणता रूप ये कहां से है? y, और इस रेखा के प्रवणता रूप में जो c है वो y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप है। अब c की वैल्यू अनंतता पर मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब है
y अक्ष पे कटे अंतः खंड की माप में हमें अनंत तनुता की मोलर चालकता को दिखाना है। क्योंकि अब मैं एक और जानता हूं कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता सबसे अधिक कब होती है, जब उसकी तनुता अनंत होती है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अनंत तनुता की मोलर चालकता सबसे अधिक होती है, अब मोलरता चालकता का मान अनंत तनुता पर सबसे ज्यादा है। अनंत तनुता के ऊपर अब मोलर चालकता का ग्राफ हमें नहीं बनाना है। फिर एक बार दोबारा, मोलर चालकता के मान सबसे कब अधिक होता है बताया, अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर। मैं अगर शून्य सांद्रता वाली बात ना पढ़ूं तो क्या बोलता है, अनंत तनुता होने पर विलयन पतला हो जाता है, जिससे विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयनों की गति तीव्र हो जाती है, और इस परिस्थिति में मोलर चालकता का मान सबसे अधिक होता है। अर्थात मोलर चालकता का मान सबसे अधिक कब होता है, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता से आप इसके अलावा कभी भी मोलर चालकता निकालोगे, मोलर चालकता अनंत तनुता से हमेशा कम ही प्राप्त होती रहेगी। इसका मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान सबसे ज्यादा है। अब अगर मुझे ग्राफ में कोई भी बिंदु चाहिए, वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं। मुझे सांद्रता को बढ़ाना है और कैपिटल लैम्डा एम की वैल्यू को क्या कर देना है, घटाना है। तो मुझे सांद्रता का बढ़ता हुआ और कैपिटल लैम्डा एम के लिए ग्राफ घटता हुआ खींचना है। तो मैं क्या करूंगा, सांद्रता की वृद्धि लेफ्ट टू राइट, सांद्रता के लिए लेफ्ट टू राइट वृद्धि है, मोलर चालकता के लिए ऊपर के लिए वृद्धि है। तो मुझे सांद्रता में वृद्धि अगर खींचनी है तो मैं तो लेफ्ट राइट चलूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे मोलर चालकता के लिए कमी को दिखाना है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं कहां आऊंगा, नीचे। तो मैं ग्राफ को कुछ इस प्रकार से खींच के लाता हूं। सांद्रता की वैल्यू तो आगे जा रही है, लेकिन मोलर चालकता की वैल्यू कहां आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। सांद्रता आगे गई, लेकिन मोलर चालकता कहां आई, लगातार नीचे चली आ रही, लगातार नीचे चली आ रही। अर्थात सांद्रता की वैल्यू बढ़ रही है, परंतु मोलर चालकता का मान लगातार घटता चला जा रहा है। अब मैंने देखा कि अगर मैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए बात करता हूं, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों में एक चीज की अच्छाई है कि उसके जितने भी पदार्थ को घोला जाता है, लगभग पदार्थ 100% आयन में टूटता है। क्योंकि पदार्थ 100% आयन में टूटता है, इसलिए पदार्थ के अगर हम ग्राफ को खींचने की कोशिश करें तो वो ग्राफ लगभग एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और लगभग एक सीधी रेखा में वैल्यू हमें मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए जो मोलर चालकता और सांद्रता के बीच ग्राफ होता है, वो लगभग एक स्ट्रेट लाइन होती है। और ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पूछता भी है क्यों होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ लगभग पूर्ण रूप से आयनों में टूटते हैं, और क्योंकि 100% आयनों में टूटते हैं, ये एक अच्छी रीडिंग को शो करते हैं, विचलन प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन जब मुझे यही ग्राफ दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए खींचना होता है, तो मैं इस बात को चेक करता हूं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये ग्राफ कैसे खींचे जा सकते हैं। सेम चीज, क्योंकि मोलर चालकता का फॉर्मूला चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कोई चेंजमेंट नहीं है। मोलर चालकता को मैं लिखता हूं y अक्ष पे, ऊपर की ओर जाने पर वैल्यू बढ़ेगी मोलर चालकता की, और सांद्रता की वैल्यू को मैं √c को मैं लिखता हूं x अक्ष पे। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अनंत अनंतता पर मोलर चालकता सबसे अधिक होती है, इसलिए मोलर चालकता की सीरीज में या मोलर चालकता के अक्ष में मैं सबसे अगर हाई वैल्यू किसी चालकता को दे सकता हूं, तो वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ही दी जा सकती है। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता अनंत तनुता पर मोलर चालकता से ऊपर नहीं हो सकती है। हमेशा मोलर चालकता का मान अनंत तनुता मुख्य से मोलर चालकता से कम ही आने वाला है। अब मैं इसमें भी वही सेम ग्राफ खींचूंगा, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है। मेरे हिसाब से ग्राफ भी दोनों का ग्राफ सेम आना चाहिए, या ग्राफ का पैटर्न सेम होना चाहिए, बशर्ते ग्राफ के पैटर्न में एक चीज की कमी है। जो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते। क्योंकि पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, अर्थात इनका प्रत्येक आयन विद्युत चालकता मोलर चालकता में भाग नहीं ले पाता। क्योंकि प्रत्येक आयन मोलर चालकता में भाग नहीं ले पाता है, इसलिए सांद्रता के बढ़ाए जाने पर
बहुत सारे आयन एक दूसरे में क्या स्टार्ट कर देते हैं, जुड़ना, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ना कम कर देते हैं, इसलिए सांद्रता के बढ़ते ही मोलर चालकता बिल्कुल घट जाती है। तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ खींचना चाहिए जिसमें मोलर चालकता का मान तुरंत घट जाए सांद्रता की अल्प वृद्धि के साथ ही। तो मैं क्या करूंगा, अनंत अनंतता पर मैंने मोलर चालकता से स्टार्ट किया, मैंने सांद्रता की वैल्यू जरा से ही बढ़ाई। देखो सांद्रता की मैं अगर वैल्यू को इस ग्राफ में चेक करता हूं तो मैंने सांद्रता में वृद्धि दिखाएगा लेफ्ट टू राइट। देखना आप ग्राफ लेफ्ट टू राइट बहुत कम गया है, लेकिन मोलर चालकता कैसी हो गई है, बहुत कम। ग्राफ नीचे की ओर ज्यादा आया है, लेफ्ट टू राइट कम गया है। इसका मतलब सांद्रता जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी, मोलर चालकता एकदम कम हो गई। तो इस ग्राफ के लिए मुझे थोड़ा सा लाइन को कर्व्ड बनाना पड़ता है। ये वक्राकार क्यों, ये वक्र के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि आप इस बात को भी समझे, इसमें आयनन की मात्रा लगभग 100% थी शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें जैसे ही ग्राफ कर्व्ड क्यों हो गया, इसमें स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं दे रही, क्योंकि जैसे ही मैंने सांद्रता को जरा से बढ़ाया, पहले जो आयन थे वो सारे आयन आपस में क्या होना स्टार्ट हो गए, जुड़ना स्टार्ट हो गए। और क्योंकि जुड़ना स्टार्ट हो गए, चालकता का मान एकदम से घट गया। अच्छा, मैं इस ग्राफ और उस ग्राफ को अगर कंपेयर करता हूं तो इस ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन पड़ती है, मिलती है, जिससे चालकता के मान को आसानी से बताया जा सकता है, क्योंकि चालकता का मान सांद्रता के साथ एक निश्चित वैल्यू के साथ घटता चला जा रहा है। लेकिन यहां सांद्रता के साथ मोलर चालकता का परिवर्तन अनिश्चित है, क्योंकि सांद्रता के साथ मोलर चालकता का मान अनिश्चित रूप से परिवर्तित होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान ज्ञात कर पाना कठिन है, क्योंकि यहां चेंज कैसा है, अनिश्चित है। प्रबल विद्युत अपघट्यों में मोलर चालकता का मान सांद्रता के साथ निश्चित रूप से परिवर्तित होता है, एक फिक्स वैल्यू के साथ चेंज होता है। इसलिए प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता तो निकाली जा सकती है, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए मोलर चालकता का मान ग्राफ की सहायता से निकाल पाना बहुत कठिन होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर इस बात को देखेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, क्योंकि ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं है, ग्राफ अनिश्चित रूप से चेंज होता है, तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना कैसे करें। आखिर क्या ऐसा फॉर्मूला है जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की भी मोलर चालकता को आसानी से बता सकता है। तो उस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।